चैप्टर 7, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7 और चैप्टर 8। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेटेज जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, लेकिन थोड़ा डेप्थ में क्रॉस क्रॉस मीन्स लॉजिकल या थोड़े से तिरछे ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सीधा नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछेगा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो कंपनी एनालिसिस का क्या रोल है फंडामेंटल एनालिसिस में। चैप्टर 4 में अपन ने देखा था कि कभी भी अपन शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले केयरफुली एंड पूरा एनालिसिस करते हैं कंपनी के बिजनेस का। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना एनालिसिस किए, माइक्रो मैक्रो अदर्स फैक्टर सभी को देखने के बाद ही आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। यस, गुड इवनिंग सर। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं। ठीक है, एज अ एनालिस्ट, एनालिस्ट हो आप, अंडरस्टैंड जरूरी है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है और इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बाद कंपनी कैसा कर रही है। तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जब भी अपन कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस क्या है। ठीक है, चैप्टर 6 में अपन ने देखा था। ठीक है, जैसे अपन ने डेफिनेशन देखे थे इंडस्ट्रीज के। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। क्या कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंजॉय कर रही है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि कंपटीशन में आप आगे तो हो, लेकिन क्या आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, और थ्रेट हो, थ्रेट मीन्स आपके बिजनेस को कोई खतरा हो तो कितने देर खड़े रह सकते हो। कोविड जैसी परिस्थिति या इकोनॉमिक डाउन टर्म आता है तो आपकी कंपनी कितने दिन तक टिक पाती है। ठीक है, क्या कंपनी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है इतना कि आइडेंटिफाई कर सके और एग्जीक्यूट कर सके अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। ठीक है, अप्रोप्रिएट। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि सर ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें बात कर ली, लेकिन एग्जीक्यूट करने के समय आप नहीं कर पाए। क्या मैनेजमेंट के पास विजन है, विजन फॉर कंपनीज फ्यूचर। ठीक है, और दे एबल टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंपनी का नेसेसरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। क्या बोर्ड एंड मैनेजमेंट विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। जो कॉन कॉल्स होते हैं ना, उसी के बारे में गवर्नेंस कैसा है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, फॉलो अप क्वेश्चन में अराइज टू अंडरस्टैंड द कंपनी इन ग्रेटर डिटेल। ये सब क्वेश्चंस पहले एक बार समझना आप। इन्हीं के आसपास पूरा चैप्टर है। पूरा चैप्टर इसी, कितने हैं क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस के अंडर पे है। ठीक है, डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड मॉडल। पहला, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अपने को पता है कि अपन कुछ ना कुछ पार्ट ओनरशिप खरीद रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने को बिजनेस और बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए। कौन से कंपनी में क्या बिजनेस है। ठीक है, एफएमसीजी में है कि ऑयल एंड गैस में है, और बिजनेस मॉडल क्या है बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहला होता है क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफ एनी बिजनेस, एंड उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट डज कंपनी डू एंड हाउ, कैसे और क्या करती है और कैसे करती है, और उनके कस्टमर कौन है, और उनके कस्टमर वो प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों उनकी सर्विस को बाय की जा रही है, और कंपनी अपने कस्टमर को कैसी सर्विस देती है। सर्व बोलते हैं ना, कार की सर्विसिंग में इशू रहता है तो बहुत सारी कार के बिजनेस नहीं चलते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन जो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार है उनकी, फोर व्हीलर्स, लेकिन सर्विस नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल फंड मैनेजर नेवर टायर्ड ऑफ रिपीटिंग दिस थॉट। ठीक है,
पहला चीज ये होता है कि कोई भी फंड मैनेजर ये चाहता है कि ऐसे फर्म में इन्वेस्टमेंट करें जिसका बिजनेस उनको समझ में आना चाहिए। वन मस्ट इन्वेस्ट ओनली इन सच फर्म वेयर वन अंडरस्टैंड द बिजनेस, जहां आपको पता है कि वो बिजनेस क्या है। ठीक है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस क्या होता है कि डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, आपको पता है वो बिजनेस क्या कर रही है। ठीक है। और नो एनालिस्ट शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। he he or she cannot address what company does in line with preciseness and clarity। क्लैरिटी कितनी है। ठीक है। इंडियन मार्केट में 4,000 कंपनी लिस्टेड है। ठीक है। पहली चीज बिजनेस पता है, क्लैरिटी क्या है, घुमा फिरा तो नहीं रही है ना। ट्रैक रिकॉर्ड जैसे कई कंपनीज होती ना, आज कुछ बोल दिए कल कुछ और बोल दिए। ठीक है। तो देस आर ओवर 4,000 कंपनी लिस्टेड एंड एक्टिव ऑन इंडियन एक्सचेंज। ठीक है। 4,000 कंपनी लिस्टेड है। आप 4,000 की 4,000 कंपनी में को ट्रैक भी नहीं कर सकते और उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत ही कम कंपनीज जिसको वो अंडरस्टैंड करते हैं उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे वॉरेन बफेट का एक कोट है, इसको पढ़ने से क्या थोड़ा नॉलेज बढ़ जाता है, बाकी एग्जाम पॉइंट से तो कुछ नहीं है। वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन वही इन्वेस्टर्स करते हैं जिनको बिजनेस का कुछ पता नहीं है, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कुछ ज्यादा ही बड़े रूप में लोग करते हैं। ठीक है। जैसे सभी बिजनेस के सभी सेक्टर्स के यूनिक पैरामीटर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे रिटेल सेक्टर में देखते हैं कि फुटफॉल कितना है, सेम स्टोर सेल्स कितनी है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि फुटफॉल कितना है और सेम स्टोर सेल्स कितनी है। ठीक है। वेयर एज फॉर बैंकिंग इट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। बैंकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ये यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। और टेलीकॉम के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। होटल के लिए, होटल्स के लिए क्या है, एवरेज रूम टैरिफ। ठीक है। सभी कंपनी का एक यूनिक वे होता है डूइंग बिजनेस। ठीक है। एक यूनिक वे होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के यूनिक वे होते हैं बिजनेस करने के, यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स यूनिक होते हैं, सर्विस होती है जो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। जोमेटो, ब्लिंकिट, अभी के जो लेटेस्ट कंपनी की बात करें, रिलायंस की बात कर लो आप टाटा टाटा की कंपनीज की बात कर लो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है। अब एक और कोट्स आ गया, ये कोट्स पढ़ लीजिए एक बार, जरूरी है। कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस इज नॉट बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में कंपटीशन नहीं होता, होता है कंपटीशन बिजनेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिंग कंपनीज, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है। ये जितना स्लोली मैं पढ़ा सकता हूँ, चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा, 8 पढ़ाऊंगा, ठीक है, 9 पढ़ाऊंगा, जितना धीरे हो सके कि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके एग्जाम का। ठीक है। एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से के साथ जाए, एक एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो, इसलिए एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं। बाकी नोट्स मैंने दे दिया आप लोगों को। नोट्स के भरोसे कभी लाइफ में मत रहना। ये कोई स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं है, इसमें नॉलेज गेन करना हमारा एक मकसद होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में तो पास हो गए ठीक है, नहीं हुए तो एक साल लटक जाते हैं ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है, बाकी एग्जाम निकल जाएगा बहुत आसानी से। प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर। ठीक है। जब भी अ की फैक्टर टू लुक वाइल स्टडिंग द बिजनेस ऑफ कंपनी इट्स प्राइसिंग पावर कैसी है। प्राइसिंग पावर क्या होता है, जब चाहो प्राइस बढ़ा दो, जब चाहो इन द सेंस जब भी उनको ग्रोथ की जरूरत है प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी को, तो मेंटेन करने के लिए ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन को, ठीक है, प्राइस बढ़ा देते हैं। आप आज से आप 5 साल पहले की प्राइस देख लो, अभी की प्राइस देख लो सभी चीजों की। तो प्राइसिंग पावर रिफर टू कंपनी एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन एंड चार्ज द प्रोडक्ट ऑफ हिज सर्विस। प्राइसिंग पावर इंडिपेंडेंट होता है, आपने बढ़ाया, जिसकी प्राइसिंग पावर हाई होती है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। ठीक है।
वो ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है। और कब इंक्रीज देयर प्राइस व्हेन डिमांड इज स्ट्रांग, डिमांड बहुत ज्यादा है, फिर देखो ग्रोथ कैसे होती है कंपनीज में। ठीक है। मोस्ट ऑफन प्राइस पावर इज ड्रिवन बाय इंडस्ट्री फैक्टर दैट अफेक्ट द ऑल कंपनी इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है। These factor include the competition intensity in the industries. ठीक है। The price elasticity of product and the level of commoditization of the product, commodity से रिलेटेड। ठीक है। तो फैक्टर क्या, कंपटीशन इंटेंसिटी कितनी है, कंपटीशन कितना हाई है उसमें, उसके बाद भी आप प्राइस बढ़ा रहे हो, तो सोचो कंपनी कितना अच्छा कर रही होगी। ठीक है। जैसे एक रिलायंस, कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर कुछ होता है कि रिलायंस की बात करें, रिलायंस कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर इंक्लूड नेचुरल लीडरशिप पोजीशन इन इंडस्ट्री, लीडर हो आप, कंपनी लीडर हो। ठीक है। ब्रांड डेफिनिटी अमंग कस्टमर एंड इट्स कॉस्ट बेस्ड, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, सेवरल्स, ठीक है, smaller player in the industry price their product based on price set by Reliance Industry, Reliance Industries जैसा प्राइस तय करती है स्मॉल प्लेयर्स के, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी लोग प्राइस तय करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इंडस्ट्री के लीडर हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के लीडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दिस अलाउ RIL द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली प्राइस देयर प्रोडक्ट। ठीक है। जिसका ब्रांड परसेप्शन स्ट्रांग है, ब्रांड की लॉयल्टी है, इज लाइकली टू बी एबल टू प्राइस देयर प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। लो कॉस्ट बेस हेल्प अ कंपनी टू कीप देयर प्राइस लो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉम्पिटिटर्स, फॉलोइंग सूट एज रिड्यूसिंग प्राइस में नॉट बी फाइनेंशियली वायबल फॉर द लेटर्स। ठीक है। तो रिलायंस क्या है, रिलायंस जब अपने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के दाम को फिक्स करती है, सेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग बाकी के स्मॉलर प्लेयर्स भी अपने प्राइस को फिक्स करते हैं। ठीक है। Studying this is very critical to understand which industry is likely to do well, which player in an industry likely to outperform। ठीक है, ये जरूरी है, कंपटीशन प्राइसिंग पावर जानने से अपने को समझ में आता है कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर, अगर आपने चैप्टर 6 को अच्छे से पढ़ा होगा, 5 6 को, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है। तो द differentiation factor for company compared to its competitor can be categorized into three areas: differentiation in product features, competitive pricing driven by operational efficiency, and better execution। ठीक है, ये तीन। आपका प्रोडक्ट बाकी से डिफरेंट क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ड्रिवन बाय ऑपरेशनल इफिशिएंसी, बेटर एग्जीक्यूशन। तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है। One way in which a company can outdo its competition by incorporate better feature in products, better features दे रही है। The differentiation feature can be term of product quality or its function। आईफोन की बात कर लो यहाँ पे। ठीक है। तो उसके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, फंक्शन भी अच्छे हैं, तो ये क्रिएट करता है वैल्यू फॉर देयर कस्टमर। ठीक है। और इससे क्या होता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करती है देन इट्स कॉम्पिटिटर। अगर आईफोन की बात की जाए तो आपने देखा होगा केवल नाम चलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उन्होंने बना के रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करते हैं, इतने ज्यादा फीचर्स हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू एबल टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी, कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग R&D टीम। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आईफोन ऐसे ही चल रहा है या कोई भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो जो रिसर्च में है, ठीक है, वो अच्छा कैसे कर रही, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, R&D टीम बहुत और इनोवेशन बहुत है उनके पास। इनोवेट एक से एक प्रोडक्ट करती है वो। ठीक है। आप हम इनोवेशन ज्यादा है। सैमसंग की बात भी करें तो इनोवेशन है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री वेयर मेनी प्लेयर आर कॉन्स्टेंट इंगेज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां क्या होता है, जहां पे कंपटीशन हाई होता है, क्या होता है, लीडरशिप पोजीशन वो क्या होती है, वन प्लेयर टू अनदर शिफ्ट होती रहती है। ठीक है। तो
Analysts therefore need to compare the product of company in which that competitor to see if they have offer better features. ठीक है. Or it is important to for the analyst to look at the data that can substantiate the advantage and not get carried away the superficial marketing claim. ठीक है. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग क्या है? अनदर वे ऑफ कंपनी कैन कॉम्पीट बेटर विद देयर कॉम्पिटिटर इज प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. अगर सभी के फीचर सेम है, अगर इफ कस्टमर परसीव प्रोडक्ट ऑफ मेनी कंपनी टू बी सिमिलर इन नेचर, सबके प्रोडक्ट सिमिलर है, ठीक है, तो किसको प्रेफर करोगे? जिसका प्राइस कम है, एज कंपेयर टू डू दैट आर प्राइस एट हायर एंड. ठीक है. कॉम्पिटिटिंग बाय कीपिंग द प्राइस लो इज सब्सटेंशियली ओनली इफ कंपनी हैज लो कॉस्ट एडवांटेज. कंपटीशन में कैसे है कि हम सस्ते में प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेस्ट फीचर्स हैं. ठीक है. ठीक है. कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है? रिड्यूस देयर प्राइस एज वेल. कंपनी कॉस्ट इज लोअर देन अदर प्लेयर. बस एक ही एडवांटेज है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस सस्ता बेचना अपने को. कोई 10,000 का फोन दे दिया तो उसको कोई 8.5 में दे दिया. ठीक है. बाकी सभी फोन के फीचर सेम है. कैमरा भी लगभग वो 10-12 हजार के कैमरे जो आते हैं वो भी सेम है. अगर 1 लाख के फोन की बात करें, 1 लाख के प्रीमियम, तो 1 लाख में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. कोई 1 में मिलता है, कोई 95 में मिलता है, कोई 90 में मिलता है. तो लगभग थोड़ा सा प्राइस में डिफ्रेंशिएट कर लिए. लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ये एग्जांपल दिया है, ये बॉक्स बना देता हूं पहले. ठीक है. Price differentiation are easy to spot in industry that produce highly commoditized product. In other industry it is very become difficult. ठीक है. जैसे आप एज ए एनालिस्ट आप कंपेयर कर रहे हो टोयोटा कैमरी को होंडा सिविक के साथ, तो होंडा सिविक थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है. ठीक है. बट द फॉर्मर इज लाइकली टू हैव मोर प्रोडक्ट फीचर, ज्यादा फीचर कैमरी में. ठीक है. तो दोनों का कंपेयर सेम टू सेम नहीं हो सकता. ये बस याद रखिएगा, एग्जाम्पल को समझ जाइएगा. प्राइस डिफरेंशिएशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. और इन सच केस कस्ट एनालिस्ट कैन ट्राई एंड आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट ऑफर एंड कस्टमर बेटर वैल्यू मनी. इसमें आपको ये देखना है दोनों में कि दोनों एंड कस्टमर बेटर वैल्यू कौन दे रहा है, तो दोनों दे रहे हैं लगभग. ठीक है. और आपको अगर करना भी है तो सिमिलर प्रोडक्ट्स में करो. ठीक है. एग्जीक्यूशन, इसका क्या मतलब है? Another very critical factor company do better than competition is the company ability to execute better. ज्यादा से ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रही कंपनी, अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पा रही बेटर विद देयर कस्टमर. और उनकी सेल्स की जो स्ट्रेटजीज है वो भी फोकस्ड है और अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर कर रही है. ठीक है. तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अगर आपको स्टडी करनी है तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को स्टडी करिए. ठीक है. ऑफ कंपनी एज वेल एज इट्स मैनेजमेंट. ठीक है. अब देखो 7.5 में है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. अगर आप अपन ने जस्ट लास्ट चैप्टर को रिवीजन किया होगा तो यहाँ आपको पता होगा. तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. ज- जो न्यू अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और न्यू चैलेंज भी आते हैं. ठीक है. कंपनी दैट आर पोजीशन वेल, जो अच्छे पोजीशन में है, वो यूटिलाइज करती है ऐसे अपॉर्चुनिटीज को और प्रॉस्पर वाइल अदर मिस आउट. सिमिलरली व्हेन नेवर न्यू चैलेंज एंड थ्रेट इमर्ज, कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वो सरवाइव कर जाती है. लेकिन अदर हैंड कुछ कंपनी खत्म भी हो जाती है. ठीक है. जैसे एग्जांपल कि कोविड का यहाँ पे टाइम दिया, पेंडेमिक में मेजर डिसरप्शन इन बिजनेस विद सेवरल बिजनेस बीइंग लॉकडाउन हो गया था. ये मेजर थ्रेट था बिजनेस के लिए. जिनकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन थी वो एक्सट्रीमली खराब स्थिति में आ गए थे, और जिनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन थी वो एनी हाउ सर्वाइव कर गए लॉकडाउन को. तो स्वॉट एनालिसिस इज वन ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प एनालिस्ट इवेल्युएट बिजनेस फंडामेंटल. इसका एक्रोनिम्स क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता है, ये चीज याद रखिएगा. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है, ये याद रखिए 2 पॉइंट. ठीक है.
S&W एक्सटर्नल, ओ एन टी, नहीं, S&W इंटरनल, O&T एक्सटर्नल। ठीक है, ये पूछता है कई बार। तो एनालिस्ट अप्रोच व्हाट फॉर टू साइड, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फर्स्ट एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट अपॉर्चुनिटी दे कैन एक्सप्लॉइट एंड व्हाट आर द थ्रेट फॉर विद द कंपनीज। पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं कई लोग, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को देखते हैं। ठीक है, द एनालिस्ट कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट फर्स्ट। कई बार क्या होता है, इसको पहले देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं। ठीक है, दो अप्रोच होते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच इज सुटेबल फॉर कंपनी व्हेन दे आर डिसाइडिंग देयर स्ट्रेटजीज, और फॉर एक्सटर्नल ऑब्जर्वर लाइक इक्विटी एनालिस्ट सेकंड इज मोर सुटेबल। ठीक है, जैसे इन टिपिकली ईआईसी फ्रेमवर्क, ईआईसी यानी इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी फ्रेमवर्क, एनालिस्ट स्टडी एक्सटर्नल कंडीशन फर्स्ट। ईआईसी में क्या करते हो, पहले अपन एक्सटर्नल देखते हैं, फिर इंटरनल देखते हैं। ठीक है, फोर अप्रोच है। पहले स्ट्रेंथ देख लेते हैं, इंटरनल कैपेबिलिटी कितनी है कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, हाईली वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, लो कस्टमर कंसंट्रेशन, लो कॉस्ट ऑफ और हाई मार्जिन, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी और गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। ये इंडिविजुअली देखिएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सेकंड, वीकनेस क्या है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई कस्टमर कंसंट्रेशन, सिग्निफिकेंट, बहुत सारे लीगल केस हैं जिसके कारण कंपनी फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है, एंड हैव पोटेंशियल टू कॉस्ट लॉसेस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और ऑपरेट इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो आपको पता चल गया स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ठीक है, तो एनालिस्ट फोकस ऑन दोस स्ट्रेंथ और वीकनेस दैट आर रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जैसे आपके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये एग्जांपल देखिएगा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्फ ड्राइविंग कार कैन बी वीकनेस। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार कैन बी वीकनेस टू अ इंडियन ऑटोमोबाइल। ठीक है, इफ देयर आर कैटलिस्ट इन द इंडस्ट्री दैट इज लाइकली टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सच कार। ठीक है, if no such opportunity is likely to exist the foreseeable future, it may still be a weakness, but not a immediate relevance. ठीक है, subsequently decline in revenue और profit, not a weakness. अचानक से रेवेन्यू और प्रॉफिट का डिक्लाइन होना वीकनेस नहीं होती है। ठीक है, unless it is likely to make company lose out of new business opportunity or make it ineligible for loan or create a other vulnerability, means आपको लॉस हो रहा है, रेवेन्यू डिक्लाइन हो गई, लेकिन अगर आपको लोन मिल सकता है या और कोई खराबी नहीं है आपके यहाँ, तो वो वीकनेस में नहीं होती है। ठीक है, स्वॉट जो है, SWOT वेरी गुड फ्रेमवर्क है। ठीक है, एनालिस्ट शुड बी वेरी दैट आर आउटसाइडर दे मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपनी। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि सभी स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी की पता चली जाए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी वीकनेस थोड़ी ना बताएगी। ठीक है, या कोई कंपनी अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी ना बताएगी कि गवर्नमेंट, ये देखो ये जो लाइन लिखा है, नो कंपनी वुड पब्लिकली डिस्क्लोज द क्लाउड दे हैव इन द गवर्नमेंट और स्ट्रेंथ इन देयर लॉबी। कोई कंपनी अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी ना बताएगी कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, या मेरी वहां पे बहुत लॉबी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और कोई कंपनी ये भी नहीं बताएगी कि मैं कोई फ्रॉड कर रही हूं। तो ये आप और मैं कभी नहीं पता लगा सकते। ठीक है, वो इंटरनल मामला है, लेकिन फिर भी अपने लिए गुड फ्रेमवर्क है SWOT। ठीक है, नेक्स्ट है 7.5.3 अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्रिएटेड थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे इवेंट आए जिससे आपको फास्टर ग्रोथ मिल गई। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स आए जिसके कारण इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन ग्रोथ कर्व फॉर मोर एंड मोर इंडस्ट्री। जैसे
अब यहां पे देखिएगा कि बैटरी टेक्नोलॉजी बिकम अवेलेबल, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ दिखी। क्यों? बैटरी में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, ये इंडस्ट्री अलग है, ये इंडस्ट्री अलग है। ठीक है। कोविड के टाइम में सेकंड है, सम कंपनी अक्रॉस द ग्लोब शट शट डाउन हो गया। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट क्या हुआ, चाइना से हटके दूसरी कंट्रीज में गया, तो उससे किसको फायदा मिला, डेवलपिंग कंट्रीज को। आउटसाइड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट आउटसाइड ऑफ चाइना होने लगा। ठीक है। तो उससे फायदा किसका हुआ, अपनी कंट्रीज को हुआ, या जो भी अपने देश में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जांपल्स बता रहा हूं। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या फायदा हुआ, जैसे कंपनी एक्ट 2013 इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। तो बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म को बहुत सारे अवसर मिले कि आपको ऑफर सर्विस टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द न्यू लॉ। ठीक है। Y2K अपॉर्चुनिटी से किसको फायदा मिला, इन आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स को। Y2K जो आया था 2000 में, जो एक बोले थे सिस्टम बैठ जाएगा, अगर आप लोग 2000, तो ईयर 2000 में अगर आपको पता होगा, तो ये Y2K उसी के लिए यूज होता था, ईयर 2000। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारी इंडियन आईटी सर्विस को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और अपग्रेड अपग्रेड करने की सर्विस मिली क्लाइंट से, और क्लाइंट कहाँ के, पूरे दुनिया से। ठीक है। कंपनी को बहुत सारी चीजें जियोग्राफिकल फुटप्रिंट में भी मिलती है। ठीक है। जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन में भी आउट ऑफ बाउंड फ्रॉम सम बिजनेस आइदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल कंट्रोल रेगुलेशन और पुअर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। कंडीशन चेंज होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी नई टेरिटरी में चली जाती है। ठीक है। जैसे एडवर्स मार्केट कंडीशन में भी एक अवसर मिलता है, जैसे जेट जेट एयरवेज ने 2019 में बंद कर दिया, सस्पेंड हो गया। इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर एयरलाइन टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री। इससे किसको फायदा मिला, जो दूसरे प्लेयर्स हैं, दूसरी एयरलाइंस हैं, उनके मार्केट शेयर बढ़ गए। ठीक है। और रिसेशनरी इकोनॉमिक्स कंडीशन में लोअर प्राइस ऑफ शेयर्स और लो इंटरेस्ट रेट, तो उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर क्या करते हैं, दूसरे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं। ये भी, ये जितने पॉइंट मैंने बताया इसको अच्छे से देखना है आपको। SWOT में कोई भी एक लाइन ऐसा नहीं है जिसको आप गिव अप करके जाओ, छोड़ के नहीं जाना है, बहुत आराम से पढ़ना है इसको। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। कंफ्यूजन एक दो क्वेश्चन में चलता है, लेकिन आप 70% टाइम कंफ्यूज रहोगे तो गलत है, यानी कि एग्जाम टाइम में। ठीक है। तो नेक्स्ट है थ्रेट, डर काय का है। तो पहला डर क्या होता है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ गया मान लो, तो बहुत सारे बिजनेस के फॉर्च्यून डिक्लाइन हो जाती है। रेगुलेटरी हेडवाइंड से क्या होता है, कैन कॉज क्रिएट थ्रेट। जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया सिंगल यूज प्लास्टिक को, तो ऐसे जो मैन्युफैक्चर थे इन प्रोडक्ट्स के, उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था ये। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन फेवर करती है वन कंपनीज को, दैट फेयर वन इंडस्ट्री कैन बी थ्रेट टू अदर्स। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट मैनी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वो सबसे बड़ा थ्रेट थी बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। डीरेगुलेशंस, डीरेगुलेशन होने से क्या हुआ, एंट्री बैरियर खत्म हो गए और क्रिएट हुआ नया कंपटीशन, थ्रेट ऑफ इंक्रीज कंपटीशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीआई ने डिसाइड किया ऑन टैप लाइसेंस टू न्यू बैंक, जिससे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग बैंक के बीच में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है। लेकिन जब भी ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स आते हैं, ब्लैक स्वान है बहुत बड़े, जैसे कोविड क्राइसिस, तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, थ्रेट कहाँ पे है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग बहुत इग्नोरेंस में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कंपनीज क्या होती है, आर द ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ऑनरशिप सेपरेट होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट,
while shareholder own the company, the day to day management of company handled by separate management team, जिसमें कौन कौन होते हैं, कंप्रोमाइजिंग ऑफ सीईओ, एमडी एंड अदर्स। ठीक है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। ठीक है, द मैनेजमेंट टीम रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मैनेजमेंट टीम किसको रिपोर्ट करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, देखो कितनी सारी चीज यहाँ पे बता दी। तो अब इसको मैं और कितने शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, सेपरेशन होता है मैनेजमेंट का और ऑनरशिप, क्रिएट एजेंसी रिस्क। ठीक है, एजेंसी रिस्क क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप थोड़ा सेपरेशन होता है। शेयर होल्डर रिलाई ऑन मैनेजमेंट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या चाहता है? कि मैनेजमेंट कंपनी के और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करे। लेकिन कई बार क्या होता है, रिस्क दैट मैनेजमेंट में परस्यू देयर पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर मैनेजमेंट काम करे तो। ठीक है, कोई कोई पता चल रहा है कि वो, जैसे आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि एक शेयर होल्डर है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोल्फ किट खरीद ली 30-40 लाख रुपए की, घर खरीद लिए। तो कंपनी के इंटरेस्ट में वो काम नहीं था, बोनस से नहीं खरीदे। एक अगर आप करेंगे तो जेंस हॉल का स्टडी करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्यों होता है। ठीक है, जेंस हॉल एक कंपनी है। उनका पूरा न्यूज को यानी कि एक बार रीड करिएगा, आपको ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, क्रिटिकल एरिया ऑफ दैट एनालिस्ट नीड टू एवेलुएट ड्यूरिंग द कंपनी एनालिसिस इज द कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड। इंटेग्रिटी कैसा है मैनेजमेंट का, बोर्ड का, कॉम्पिटेंसी कैसी है। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली चैलेंज टास्क, बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, एनालाइजिंग द इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, इसको चैलेंज करना यानी कि आपको एनालाइज करना इतना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल है, जब तक आपके पास रीजनेबल एविडेंस नहीं है। ठीक है, आप कैसे किसी की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा सकते हो? इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टिपिकली इंक्लूड क्या क्या होते हैं उसमें? सीईओ, सीएफओ, सीईओ और सी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। टॉप लेवल में सब सीई लोग भरे रहते हैं। ठीक है, और देयर कॉम्पिटेंसी इज चैलेंजिंग। आपको पता ही नहीं क्या है। टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी टिपिकली है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, सेवरल ईयर एंड कम फ्रॉम वेरी बहुत सारे डिसिप्लिन से आए रहते हैं। ठीक है, it is least likely that analysts would possess the necessary skill to assess the competency of all of them. तो एनालिस्ट कैन ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनालिस्ट के तौर पे आपको क्या क्या पता करना है। ठीक है, क्या मैम टॉप मैनेजमेंट टीम के पास नेसेसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट डिसिप्लिन में? ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफन लुक एट द इट डज नॉट नेसेसरी प्रोवाइड डिफाइन डेफिनेटिव आंसर ऑफ मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, देयर आर मेनी अदर फैक्टर अफेक्ट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है, कितना एक्सपीरियंस है। हायर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है तो कितने बिजनेस प्रॉब्लम चैलेंज उन्होंने पास्ट में फेस किए हैं, और वो एक्सपीरियंस फ्यूचर में कितना काम आने वाले हैं। पॉइंट नंबर बी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट टीम has been a such role for several years in any company. Companies performing the year in which they are in senior role. ठीक है, सीनियर रोल में रह के आपने क्या किया कंपनी के साथ? One of the critical data point that can provide insight on management competency can be obtained by looking at their past track record. सीनियर का पोजीशन में आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था इन अदर कंपनीज? ठीक है, और आपको अगर डेफिनेट आंसर ना मिले तो कंपनी डिपेंड मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल कंडीशन एंड रोल ऑफ द मैनेजर। ठीक है, कितने समय टॉप मैनेजमेंट टीम, हाउ लॉन्ग द टॉप मैनेजमेंट टीम हैज बीन एसोसिएटेड विद कंपनी अंडर स्टडी एंड हाउ हैज कंपनी परफॉर्मिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर। यानी टॉप मैनेजमेंट टीम कितने साल तक थी, उन्होंने स्टडी किया, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है,
अब क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट टीम का कोई आदमी एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया वह एक किसी दूसरी कंपनी में, अब सिमिलर रिजल्ट वहां मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन क्या होता है, इसी बात को न्यूज में फैला दिया जाता है बहुत, अरे वो उस कंपनी में बहुत अच्छा किए थे। ठीक है। जैसे कि आईपीएल टीम में कोई प्लेयर एक टीम में बहुत अच्छा किया है तो जरूरी नहीं है दूसरी टीम में भी वो बहुत अच्छा करे। ठीक है। इफ द टॉप मैनेजमेंट टीम एसोसिएट विथ करंट कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने रिजल्ट कैसा दिया। ठीक है। और दे मे बी एबल टू कंटिन्यू सिमिलर परफॉर्मेंस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ABCD, इसी से कुछ ना कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आ जाएंगे या केस स्टडी आ जाएगा। तो केस स्टडी को सेपरेट क्या पढ़ाना, ये इन्हीं चीजों को डिटेल में समझो आप। ठीक है। डज द मैनेजमेंट हैव विजन ऑन लॉन्ग टर्म गोल, विजन है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कैसा है, शेयर होल्डर वैल्यूज क्रिएटेड ओवर अ लॉन्ग टर्म। Competent management team should be able to provide a vision for long-term goal of the company, what kind of strategic direction the company intended to follow। ठीक है। तो कैसा करने वाली, विजन कैसा है, क्या वो उनकी मैनेजमेंट टीम में उतनी क्षमता है कि लॉन्ग टर्म गोल में को वो कर सकें। और क्या स्ट्रेटजी उन्होंने यानी कि आजमाई है, यानी कि क्या 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 करने वाले, स्ट्रेटजीज क्या है। ठीक है। Do the member of the top management team have necessary experience in executing the current strategy of company? कोई आपने करंट स्ट्रेटजी अपनाई तो उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है। और इट इज नॉट जस्ट फॉर द मैनेजमेंट टू द कॉम्पिटेंट, बट दे नीड टू बी कॉम्पिटेंट इन एग्जीक्यूटिंग द करंट स्ट्रेटजी। इफ कंपनी इज currently focusing on innovation as strategy, it prefer to have some with prior experience। ठीक है। डू द कंपनी गिव गाइडेंस ऑन एक्सपेक्टेड नियर टर्म परफॉर्मेंस, क्या गाइडेंस दे रही है नियर टर्म परफॉर्मेंस के लिए, अच्छा बोल रही है, खराब क्या चलने वाला है। ठीक है। इफ मैनेजमेंट टीम कंसिस्टेंटली प्रोवाइड सच गाइडेंस, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, गाइडेंस तो दे के निकल गए, लेकिन उसके बाद क्या। ठीक है। क्या कंपनी रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करती है टाइमली, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंपाइल करती है। अगर जब भी कंपनी फेल हुई, यानी कि ये इंडिकेट करता है दे आर नॉट इन कंट्रोल, उनकी इंटेग्रिटी, अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग जाता है। इज देयर सफिशिएंट डेलीगेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इफ द decision making process is well delegated and fairly broad based, it can ensure continuity even when there is churn in top management। ठीक है। does company have succession plan of top management, मीन्स अगर कोई रिटायर होने वाला है, ठीक है, या छोड़ने वाला है कंपनी, तो उनका कोई सक्सेशन यानी कि कोई उनका उत्तराधिकारी है कि नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर आपने ABCDEFGHIJ जे तक अगर आपने अच्छे से पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आने, और इसके बाद आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करोगे तो इस पर भी फोकस करोगे, आप थोड़ा सा लॉजिकल कैपेसिटी अपनी बढ़ जाती है। इवेल्युएटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, रिफर टू रूल प्रोसेस प्रोसीजर दैट आर फॉलोड इन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ फर्म। तो ऑब्जेक्टिव क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट कंपनी रन वेल और टेक केयर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर, लेंडर, एम्प्लॉय, सप्लायर एंड कस्टमर। इन सब के साथ कितना स्मूथली चल रही है और कितना अच्छा कर रही है। ठीक है। Regulatory standard on corporate governance focus on protection of investor with additional focus on minority and non-promoter shareholders। SEBI clause 49 of listed agreement set the corporate governance structure। ठीक है। देखिए अब इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी चाहे तो अपने लिए हायर स्टैंडर्ड भी फॉलो करवा सकती है अपने लिए। कंपनी फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर वुड बी एबल टू प्रिवेंट एजेंसी रिस्क। ठीक है। ठीक है। तो पहला होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, देखिए यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि बोर्ड में कंपोजिशन क्या है।
डायरेक्टर ऑफ कंपनी कैन इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू, ये क्या हुआ, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड शुड कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नेंस की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा होने चाहिए। सेबी का रेगुलेशन कहता है एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड, 50% शुड कंस्टिट्यूट, एटलीस्ट 50% होने चाहिए अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा आएगा। और अदर केस में 1/3 ऑफ द बोर्ड टू बी कंप्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये क्वेश्चन आता ही आता है। और बोर्ड चेयरमैन एंड रोल ऑफ एमडी एंड सीईओ, तो सीईओ जो होते हैं, यस यस, सर सॉरी हाँ, इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, सर यू मुझे कैन यू कैन, हाँ 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 सर, मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में डिफरेंस क्या होता है? ये अभी अपन जस्ट 2 लाइन में ही समझ जाएंगे। अभी हम्म। जो आने वाली स्लाइड्स है उसमें ये डिटेल में अपन समझ जाएंगे इंडिपेंडेंट एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, ओके सर। इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? आपने कभी इंडिपेंडेंस का जैसे एग्जांपल देखा है, जो यानी कि सबसे पहले अगर किसी भी एक कंपनी में कोई फॉल्ट होता है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रिजाइन करते हैं, आप कभी देखेंगे तो। ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको डिटेल में नीचे ही दिया है, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जो आजाद है, एक तरीके से समझिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो अपने को सब समझ में आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि अगर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% हो, अगर चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और रेस्ट केस में 1/3 ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो सीईओ क्या होता है कि आंसरेबल होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट इट इज क्रिटिकल चेयरमैन पोजीशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द सीईओ। ठीक है, शुड शुड नॉट बी, चेयरमैन पोजीशन को ऑक्यूपाइड ना करे सीईओ और द एमडी ऑफ द कंपनी। एमडी और सीईओ चेयरमैन नहीं बन सकते, ये समझिए एक लाइन, या नहीं बनना चाहिए। और ये सेबी ने मैंडेट किया है टॉप 1000 कंपनीज के लिए। कंपनी वेयर इट इज एप्लीकेबल, सीईओ शुड नॉट बी फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप। सीईओ जो है वो प्रमोटर ग्रुप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नॉमिनेट कौन करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? कोई भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जिनको नॉमिनेट करेंगी एक कमिटी। ठीक है, कोई भी हो सकता है ये। द डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज लाइकली टू बी हाई। ठीक है, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डू नॉट हैव रोल इन देयर अपॉइंटमेंट, उनका कोई रोल नहीं होता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेलेक्ट करने का। ठीक है, और नॉमिनेशन कमिटी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड आइडली कंसिस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलोन। ठीक है, कोई भी हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट एक वर्ड से समझिए कि वो कंपनी के बाहर के भी होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, वो कंपनी के अंदर के भी हो सकता है। ठीक है, ऑडिटर फीस, ऑडिटर फीस भी बहुत बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, फॉर अ ऑडिटर टू बी एबल टू ट्रूली और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, यानी कि जो सही और आजाद हो, तो उसके लिए क्या होता है कि वो कॉर्पोरेट एंटाइटी से फीस के लिए डिपेंड ना रहे। ठीक है, it is important to check if auditor remuneration of all service they provided to the group and entity is less than 10% of their overall income। और ऑडिटर का पहला चीज कि वो फीस के ऊपर डिपेंड ना रहे कॉर्पोरेट एंटिटी से। सेकंड, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो होता है कि ऑडिटर का रोटेशन भी होना चाहिए वंस इन अ 5 ईयर। ठीक है, क्या होता है कि अगर ज्यादा समय के लिए कोई रह रहा है तो वो ऐसे फैक्ट भी जान जाता है जिससे वो मैनेजमेंट के लिए भी कन्वीनियंस ना रहे, इस टाइप का भी ना हो कि 5 साल में उसको रोटेट करना है। ठीक है, तो 5 ईयर में रोटेशन तय है। हाँ सर हाँ अभी वो तो समझ में आ गया।
हाँ सॉरी, और एक क्वेरी है, ये 10%, वो नहीं समझा, इनकम में से 10% मीन्स ठीक नॉट है। लेस, सॉरी, लेस देन 10%, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, वो चलता है। यानी कि देखो, ये सब जितने भी है ना, ये पॉइंट 1 से 1 2 3 4 5, आप ये मान के चलो कि आप कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, या हो ओके सकता है ओके। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यहाँ से। हम्म। ये जैसे 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। और सीईओ, ये टॉप 1000 कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेशन कमिटी होता है, ठीक है। ऑडिटर फीस क्या होती है, ऑडिटर का रोटेशन कितने साल में होता है, ठीक है। ऑडिटर की कमिटीज क्या है, ऑडिटर कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड फॉर नॉमिनेटिंग द ऑडिटर, ठीक है। उनका ऑडिट कमिटी होता है, ठीक है। एंड आइडियली ऑडिट कमिटी शुड कंप्रोमाइज इंटायरली ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। पूरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, 2/3 जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होते हैं, मेंबर जो होते हैं ना ऑडिट कमिटी के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इसको नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि